हल्द्वानी में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्षों ने कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण। 2024 फतह करने के लिए बीजेपी ने शुरू किया मतदाता चेतना अभियान। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर जोड़ने का रखा लक्ष्य। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर प्रदेश की योजनाओं को लेकर करेंगे चर्चा। 21 तारीख को उद्योगपतियों से निवेश को लेकर करेंगे बैठक। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों की दी जानकारी। कहा, भारी बारिश से हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हुआ काफी नुकसान। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। सीएम धामी के निर्देश के बाद अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ फिर शुरू हुआ अभियान। 2 अवैध भंडारे को किया ध्वस्त। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मसूरी में उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ ने टाउन हॉल परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरने को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उत्तराखंड जल संस्थान को जल्द कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। प्रदर्शन में कर्मचारियों के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता, मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल समेत शहर के कई जिम्मेदार शामिल हुए। बता दें कि उत्तराखंड जल संस्थान का कार्यालय निजी भूमि पर संचालित है। पहले कार्यालय टाउन हॉल में संचालित था, लेकिन नवीनीकरण के कारण खाली करना पड़ा। नवीनीकरण के कार्य को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक जल संस्थान को कार्यालय मुहैया नहीं करवाया गया। कि आज के सांकेतिक धरने की वो हमें जो कार्यालय जो टाउन हॉल में चाहिए था, जो हमारा जो मौलिक अधिकार था, जो अभी तक नहीं मिला 5 से लेके अभी तक, जिसकी वजह से जो आज हमने जो सांकेतिक है जो धरना दिया। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी मांग है जो कोई और नहीं है, हमारे विभाग की है जो नाक और नाम और काम की है जो साख पे है जो धब्बा लग रहा है। एक तो है जो 4 तारीख को है जो हमने जो कार्यालय खाली करना है, अभी तक है जो हमारी है जो कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। जब व्यवस्था भी नहीं हो पाई है तो है जो कर्मचारियों में रोष व्यक्त है। अब हमारी है जो मांग ये है कि आज हमारा सांकेतिक धरना था, इसमें शासन प्रशासन है जो इस बात में जो गौर नहीं करता, तो हम है जो 25 तारीख को है जो आकस्मिक अवकाश पे चले जाएंगे सारे सामूहिक रूप से। वो अपने ही संस्थान की जो समस्या है उनका निराकरण आपस में बैठकर तय नहीं कर सकते, जबकि अब पिछले अक्टूबर से इस प्रक्रिया चल रही है कि कार्यालय से हटना है, शिफ्ट होना है। तो क्या एक याद आई कि 4 सितंबर को जब खाली करना है तब याद आ रहा है कि अब कहाँ ले जाएं कार्यालय। तो इस कार्यालय को हटाने से कर्मचारियों पर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो मसूरी का जो 8 से 10,000 उपभोक्ता है जो शहर में आकर अपनी समस्याओं का समय समय पर आकर निदान कर सकता है। मसूरी वैसे ही जल समस्या से जूझता रहता है। उन समस्याओं के निराकरण के लिए ये जल संस्थान के कर्मचारी बहुत मेहनत के साथ कार्य करते हैं। और अगर यदि यही कार्यालय कहीं दूर ले जाया जाएगा, शहर से दूर कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से कर्मचारी सहित मसूरी की जनता को भी इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी मांग सिर्फ यही है कि कर्मचारियों का जो ये आंदोलन है, जो उनकी धरना है, इसको हम समर्थन देते हैं। और हम कहते हैं जो शहर में जो जल संस्थान का कार्यालय है वो यथावत वैसी का वैसी रहे। हमारा सबसे बड़ा खेद, हमारा दुख इस बात का है कि 8,000 उपभोक्ता है मसूरी उत्तराखंड जल संस्थान के, वो कहाँ जाएंगे अपनी समस्याओं को लेकर। और क्या सरकार के पास, उत्तराखंड सरकार के पास जो धामी सरकार है, जो करोड़ों की अरबों की बात करते हैं योजनाओं की, परियोजनाओं की, क्या हमारी सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि एक परमानेंट भवन, एक स्थायी भवन, उनके एक बहुत बड़े दफ्तर उत्तराखंड जल संस्थान उनके एक अनुभाग को मिले। बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके खिलाफ आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। और जल्दी अगर उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों की मांग नहीं मानी गई तो 15 दिन के भीतर अगर इनका निस्तारण नहीं किया जाता है तो हम मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे, पैदल आवास कूच करेंगे संपूर्ण मसूरी की जनता के साथ और उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों के साथ, और वहां जाके अनिश्चितकालीन धरना देंगे। है तो हम तो आज भी कहा कि अगर ये बिल्डिंग नहीं बनती है तो फिलहाल या तो टाउन हॉल के ऊपर जो छत डाल रखी है उसको दिया जाए टेम्परेरी। मैं तो ये कहता हूँ कि जनता जब सड़कों पर उतरोगी तो तब जाके सरकार की जूं रहेगी, सचिव की रहेगी, और जो हमारे जल स्थान के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी उनको संज्ञान लेना चाहिए इसमें
ये शहर के भविष्य का सवाल है। जिस शहर से आप 8,000 उपभोक्ताओं से पैसा ले रहे हैं, जिससे आपके कर्मचारियों की तनख्वाह जा रही है, अब उस पर चिंता नहीं करेंगे तो कौन चिंता करेगा उस बात के लिए। इसलिए हम पूरा समर्थन इनको देंगे, चाहे इनका धरना हो, प्रदर्शन हो, अनिश्चितकालीन हड़ताल हो, हम इनके साथ हैं जब तक इनको कहीं कार्य नहीं मिले। देहरादून में एसबीआई ने सूचना विभाग के सहयोग से वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें सूचना विभाग से जुड़े कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान एसबीआई के अधिकारियों ने स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के फायदे बताए, साथ ही बताया कि कई तरह के फीचर से एसबीआई का स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज जुड़ा हुआ है, जिसके साथ ही बताया कि जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ आसानी से स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट खोला भी जा सकता है, जिसके चलते सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी सभी के लिए अलग अलग फायदे रखे गए हैं। इसी दौरान सूचना विभाग के अपर निदेशक आशीष त्रिपाठी ने इसे फायदेमंद बताया और कहा कि जो भी उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी हैं जिनका सैलरी पैकेज है, उन्हें बिना पेमेंट के कई फायदे मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सैलरी अकाउंट को अपने बैंक से मैपिंग कराएं और इसके फायदे उठाएं। सरकार का एक विशेष प्रयास है कि उन्होंने बैंकों के साथ एक एमओयू किया और हमारे जितने भी बैंक हैं जहां उन्होंने एक स्पेशल पैकेज दिया है, जो भी हमारे उत्तराखंड की स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं जिनके अभी सैलरी पैकेज जाता है, उसको बिना कोई और अन्य पेमेंट किए हुए बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे डेबिट कार्ड का फीस नहीं होती है, उस पर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है जो कि 50 लाख और 1 करोड़ तक का, तो ये काफ़ी फायदेमंद है। बिना पेमेंट किए हमको चाहिए कि हम अपने सैलरी अकाउंट को मैप कराएं अपने बैंक से और ये स्पेशल पैकेज का फ़ायदा उठाएं। जैसा हम लोगों ने मीटिंग के दौरान अपने ग्राहकों को बताया कि सैलरी पैकेज एक अकाउंट है जिसमें कि सैलरी कस्टमर की जिनकी आ रही है उनको बहुत प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। कई बार की हमें ये ज्ञात नहीं होता है कि हमारे सैलरी वाले अकाउंट के साथ साथ इन ढंग की सुविधाएं हैं, जैसे लॉकर में कंसेशन है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें मिलता है, आरटीजीएस एनईएफटी के चार्जेस हमें नहीं लगते हैं, लोन प्रोसेसिंग में हमें फ़ायदा होता है उनके चार्जेज में, इंटरेस्ट रेट में। ये सारी जो सुविधाएँ हैं कई बार की एज ए ग्राहक मुझे पता नहीं होता है। तो आज इस आयोजन में हम लोगों ने अपने ग्राहकों को यही बताने का प्रयास किया है कि अगर आपका अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में कहीं पे भी है तो उसको आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवाएं, और अगर आपका अकाउंट हमारी बैंक में नहीं है और सैलरी तो आप हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें सैलरी रिसीव करें, जिससे कि ये सारी सुविधाएं आपको हम लोग प्रदान कर सकें। जो हम स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को प्रोवाइड करते हैं, इसके मेजर फीचर हैं आपका मंथली एवरेज बैलेंस निल है, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे उसके। एटीएम कार्ड आप जो लेते हैं अपने अकाउंट में उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, उसकी कोई एनुअल मेंटेनेंस फीस भी नहीं है। आप कहीं से भी कितने भी बार ट्रांजैक्शन किसी भी एटीएम से कर सकते हैं। जो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है इसका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। हम 30 से 50 लाख का आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस देते हैं। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस है 1 करोड़ का। जो एक फैसिलिटी है जो हम सिर्फ हमारा बैंक प्रोवाइड करता है वो है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। हल्द्वानी में किसान रैली निकाल रहे थे। रैली में किसान लगभग 400 ट्रैक्टरों के साथ लालकुआ गोलापुर से होते हुए हल्द्वानी में प्रवेश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मंडी के पास रोक लिया। पुलिस पूरे बल के साथ उन्हें आगे जाने की परमिशन नहीं दे रही थी। किसानों का आरोप है कि जिस प्रकार से लगातार काले कानून बनाए जा रहे हैं और किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आज रेरा का कानून बनाकर किसानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। किसान अपनी जमीन भी नहीं बेच सकता। इसी के विरोध में आज किसान एक रैली शांतिपूर्वक निकाल रहे हैं, लेकिन नैनीताल पुलिस ने हम लोगों को मंडी पर रोक लिया। सरकार को बनाया और बड़े तन मन धन से बच्चों ने अभी मतलब जो हमारे 18 साल के युवा हो उन्होंने भी इस सरकार को मत देकर के सरकार बनाई, लेकिन उस सरकार ने आज अपना ये जो नीति जो बनाई है रेरा को लेकर के इन्होंने किसानों को जो बेदरघात किया है उसके उपक्ष में यहाँ पर सारे किसान इकट्ठा हुए हैं कि वो अपनी ज़मीन को अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने ब्याह के लिए, अपने मकान के लिए अगर किसी प्रकार से अगर बेचना भी चाहें और लेकिन इस रेरा पे सरकार ने जो ये गलत नीति थोप दी है उस पर वो कैसे उस ज़मीन को बेचेंगे। 30 फीट का ज़मीन और 30 फीट की
तो वही सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, क्योंकि किसान को इस तरह से न दबाया जाए कि वो अपने हितों के लिए जिन्होंने अपने मन तन से आपको वोट देकर आपकी सरकार बनाई, आप अपने हितों के लिए, अपने सुख शांति के लिए उसको ऐसे नियमों तोड़ा तो उसको वापस मांगना चाहते हैं। नैनीताल में चोर गलिया, गोलापार और धानी क्षेत्र से काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर आए हैं। इनको प्रशासन ने मंडी तक आने की परमिशन दी है, मंडी से आगे आने की परमिशन नहीं है। ये किसान हैं, जो भी ये आंदोलनरत लोग हैं, ये इस मांग पर अड़े हुए हैं कि हमें ट्रैक्टर आगे शहर के अंदर ले जाने की परमिशन दी जाए, जो कि इनको अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है और इनको सबको मंडी पर यहीं पर रोका गया सारे मेन रोड पर अपनी 100, 200, 250 ट्रैक्टरों के साथ अगर परमिशन दी जाएगी तो उसमें शहर में एक व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। एम्बुलेंस भी फंस सकती है, स्कूल बसेस, स्कूल का टाइम है, स्कूल भी बसें फंस सकती हैं, लोग परेशान हो सकते हैं, जाम की स्थिति हो सकती है। इसलिए इतने सारे वाहनों के अलाव नहीं किया गया। अब पैदल इनकी अनुमति है कि ये जहाँ भी देना चाहेंगे ज्ञापन, पैदल संख्या में जाकर अपना ज्ञापन दे सकते हैं। विकास नगर में एक अजगर को देखकर इलाके में दहशत फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। अजगर को देखने के लिए लोग मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाकर अजगर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया। वन विभाग की टीम ने तकरीबन 10 फीट लंबे और 45 किलो से भी ज्यादा वजनी इस अजगर को जंगल में छोड़ दिया है। साहब आज रेस्क्यू हुए हैं। ये मेरे साथ सैंसपुर से आदिल मिर्जा है। ये बहुत सारे सांप अभी जैसे कोबरा है, कॉमन क्रेत है, और अभी जो है सबसे बड़ा हमने जो रेस्क्यू करा है वो है आपका अजगर। ये आपका हैडिल के चैनल में फंसा हुआ था। हम लोग इसको ऊपर चढ़े, हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन इंतफाक से भारी था। वो करीबन 45 किलो के आसपास का वजन है और 9.5 फीट इसकी लंबाई है। ये गिर के पानी में कूद गया नीचे और उसके बाद हमने इसका 2 किलोमीटर पीछा करा और आगे जाके हमने इसको रेस्क्यू कर लिया, जिसको हमने अभी जंगल में रिलीज कर दिया है। देहरादून के चक्राता वन प्रभाग के कनासर रेंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वन विभाग की टीम ने देवदार के पेड़ का अवैध कटान पकड़ा। दरअसल टीम को सूचना मिली थी कि चक्राता वन प्रभाग के कनासर रेंज में देवदार के पेड़ों का अवैध तरीके से कटान किया जा रहा है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने छापा मारा और तकरीबन 3000 देवदार के पेड़ को बरामद किया। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है और अगर उच्च अधिकारियों की संलग्न होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही मामले में एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। जो है वो प्रकरण सामने आया था, तो उसकी विस्तार से जांच करने के लिए हमने टीमें गठित की थी और उसमें हमको सफलता हासिल हुई। जैसा हमारा अनुमान था उस हिसाब से सफलता हासिल हुई। काफ़ी हमने प्रकाष्ठ है वो घरों से बरामद किया है और इन कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रकाश में आया, उनको निलंबित किया गया है। रेंज अधिकारी वहाँ से हटा के हमने बागेश्वर वहाँ से भेज दिया है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद जैसा जो बातें रिपोर्ट में सामने आएंगी, जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके अनुसार विहित कार्रवाई जो है कार्रवाई की जाएगी। देखिए आपने देखा इसमें कुछ लोगों को संबद्ध किया गया, कुछ को निलंबित किया गया, एफआईआर भी हम करने जा रहे हैं और साथ ही साथ अगर इसमें कोई बड़ा अधिकारी इन्वॉल्व होगा तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने में हिचक नहीं है। लोहाघाट क्षेत्र में बंदरों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। वन विभाग पिंजरा लगाकर जगह जगह से बंदरों को पकड़ रहा है। लोहाघाट रेंज के रेंजर दीप जोशी ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ते जा रहे बंदरों के आतंक और लोगों की शिकायत पर वन विभाग ने बंदर पकड़ने की टीम बनाई। अभी तक 100 से ज्यादा बंदरों को पकड़ा जा चुका है। रेंजर ने बताया कि बंदरों को पकड़कर रानी बाग रेस्क्यू सेंटर भेजा जा रहा है। बता दें कि बंदर किसानों की फसल खराब कर रहे थे, साथ ही साथ रहवासियों को परेशान भी कर रहे थे, जिसके चलते वन विभाग ने बंदर पकड़ने का काम किया। यहाँ पर बंदरों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जिन्हें पकड़कर रानीबाग रेस्क्यू सेंटर छोड़ा जा रहा है। अभी तक 100 से ऊपर बंदरों को रेस्क्यू पकड़कर जो है रेस्क्यू सेंटर भेजते हैं और इससे आगे भी कई बंदर दिखते हैं तो उनको पकड़ने की कार्रवाई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने नेपाल के आदि चंद्र योगी से मुलाकात की और इस बीच उन्होंने महायज्ञ के आयोजन स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। बता दें कि नेपाल की ओम आदि आध्यात्मिक संस्था द्वारा हरिद्वार की पैड़ी में 2 दिवसीय महायज्ञ अनुष्ठान का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भारत और नेपाल के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे। योगी जी जो केवल 12 साल के हैं शरीर से, जो जिनकी बाणी नहीं है और हमारे से अलग शरीर है, दिव्यांग, उनका अलग प्रकृति का शरीर है, जिनका शरीर नहीं चलता है, केवल लेखनी से अपना अभिव्यक्ति देते हैं, तो उनके द्वारा सत्संकल्पित 18 यज्ञ इस साल में हो रहे हैं महायज्ञ। ये 14वीं कड़ी है। इसका नाम है ओमकारेश्वर आध्यात्मिक महायज्ञ महानुष्ठान, जो नेपाल और भारत के कई तीर्थ स्थानों में, कई सिद्ध क्षेत्रों में, कई हिमालय पे यज्ञ होने के बाद अब यहाँ पावन हरिद्वार की गंगा तट पर ये उन्हीं के सत्संकल्प पे यज्ञ हो रहा है। अनुष्ठान और प्रारंभ तो यहाँ हो रहा है, तो यह उसका एक प्रारंभ का लघु रूप है। उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही व्यापक और विश्वस्तरीय होगा, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। और इसका जो परिणाम है आने वाला समय पर पूरे मानव के लिए, प्राणी मात्र के लिए और हमारे देश के लिए कल्याणकारी होगा, लाभकारी होगा और मानव जीवन को सुखद बनाने वाला होगा। हाँ, सीएम साहब भी हमारे पूज्य महाराज जी से, गुरु जी से मिले और उनको भी बड़ा आनंद की अनुभूति हुई है, उनको बहुत अच्छा लगा है। नवनियुक्त जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने भू वैज्ञानिकों की टीम के साथ चंपावत के पूर्णागिरी क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान जिलाधिकारी ने माता पूर्णागिरी के दर्शन कर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया और प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। जिसके बाद जिलाधिकारी ने मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बातचीत की और पैदल निरीक्षण कर क्षेत्र की समस्याओं को जाना। जिलाधिकारी ने बताया कि भू वैज्ञानिकों की टीम के साथ पूर्णागिरी क्षेत्र का निरीक्षण किया, साथ ही बताया कि रिपोर्ट आने के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए, साथ ही जल्द सभी समस्याओं का समाधान करने की बात कही। एक जो है हमारे साथ भू वैज्ञानिक भी थे, तो एक तो जो आपने बताया कटौचे में जो भूदशाव हो रहा है, तो उसका आज वो भू वैज्ञानिक निरीक्षण कर रहे हैं। शीघ्र ही हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी, जो भी वो सुझाव देंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा, मंदिर समिति की तरफ से सुझाव आया है कि वो थोड़ा सा जो अब ये नया स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है मुख्य मंदिर में, तो वो अब कुछ मुख्य मंदिर में अपने चेंजेस करना चाह रहे हैं। तो हमने उनसे प्रस्ताव मांगे हैं और उसको फिर जो भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे उनसे हम उनको एग्जामिन कराएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है उस मंदिर को और बेहतर बनाने के लिए। बाकी वहाँ पे थोड़ा सा इसकी पानी की और थोड़ा स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के बारे में बताया गया था, तो पानी के लिए जल संस्थान को, और उन्होंने अनुरोध किया है कि एक ANM या फार्मासिस्ट वहाँ पे तैनात की जाए फुल टाइम, तो उसके लिए मैं जिला मुख्यालय जाके थोड़ा प्रयास करूँ। सोलानीपुरम के लोगों के साथ कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह से मुलाकात की और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सोलानीपुरम में कई खाली प्लॉटों में बरसात का पानी भरा हुआ है, जिससे क्षेत्र में डेंगू फैलने का खतरा है। साथ ही बताया कि जल भराव के कारण बहुत से घरों में करंट भी आ रहा है। लोगों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से समस्या के समाधान की गुहार लगाई। वही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। चारों तरफ पानी पड़ा, मकान में सारा, मैं क्या सब मेरी नींव में वो सारे पानी भर रहा है, तो वो ये ऐसा लगा अगर इसका कोई समाधान निकलता तो कभी भी मकान गिर सकते हैं। एक तो पूर्व साइड की दीवार और ये एक मैं क्या साइड की दीवार मेरी दोनों, मतलब ये अपेक्षित सकारात्मक वो कहा उन्होंने, कहा जो भी तुम्हारी होगी मैं पूरी वो करूँगा। माननीय लोग यहाँ पे खड़े हैं और वो लोग आए थे, उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को एक लेटर दिया है जिसमें जो है जितने भी वहाँ प्लॉट्स खाली पड़े हैं उसमें जल भराव की समस्या हो रही है, जिसकी वजह से डेंगू होने का बहुत ज़्यादा खतरा है और बहुत से लोगों के घर में उस जल भराव की वजह से जो है करंट भी आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थिंग जो है उसकी गड़बड़ आ गई है। तो इस वजह से उसी का एक लेटर जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को दिया है कि भाई वहाँ पे एक तो पानी की निकासी का समस्या का हल करा जाए और दूसरा वहाँ पे जो है दवाई का छिड़काव जिससे फॉगिंग हो सके, जिससे जो है डेंगू का जो है समाधान हो सके। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने पूरा आश्वासन दिया है क्या नाम सभी को कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। श्यामपुर न्याय पंचायत के भल्ला फॉर्म पांडे प्लॉट क्षेत्र के लोग दहशत में जीने को मजबूर है। दरअसल भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आए, जिसकी वजह से घरों की नींव खोखली हो चुकी है। घर में रहने वाले लोगों को भय सता रहा है कि घर कब गिर जाए। वही क्षेत्रवासियों ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और कहा कि शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में सुध लेने नहीं आया है। अगर बड़ी घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
साल ये पानी आता है बाढ़ का और हर मकान जमीन काफी नुकसान पहुंचा के आगे जाता है। और इस बार तो इतना बुरा हाल है कि सबके मकान ढह गए और जमीनें भी कट गई, लेकिन शासन प्रशासन के नाम पे आज तक अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। हमने मंत्री जी से बात बताया जनता के माध्यम से कि भाई हमारी भी सुन लो, लेकिन आज तक कोई यहाँ नहीं आया। तो मेरी अपील है आपसे कि हमारी जनता की आवाज को, जो यहाँ इतने दोनों तरफ से, उधर सोंग नदी है, इधर बंगाला नाला है, पूरा ये क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र है और इतना नुकसान हो रहा है कि पर साल अब इस टाइम लोग रात यहाँ से सब उठ के और ऊपर सड़क में रहने के लिए मजबूर हो गए। रात भर यहाँ इतना पानी आया आज भी और 13 अगस्त को भी, कि यहाँ लोगों का रहना दुर्लभ हो गया। धर्म नगरी हरिद्वार में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। दरअसल सभी कर्मचारी 4 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों की पहली मांग वेतन बढ़ाने को लेकर है, वही दूसरी मांग गोल्डन कार्ड को लेकर है, तीसरी मांग नर्सिंग कर्मचारियों को लेकर, इसी के साथ चौथी मांग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर है। इन सब मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तो वे उग्र आंदोलन के साथ तालाबंदी करेंगे। मुख्य मांगे है, मेन पहला तो हमारा है वेतन हमारा समय पे नहीं आता है। वेतन हमारा 2 महीने 3 महीने बाद आता है और फिर जिसकी वजह से हम सबको बहुत समस्याएं हो जाती हैं। हम स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं, हमारा ही गोल्डन कार्ड नहीं बना है। कितनी जो है दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है, ये हमारा गोल्डन कार्ड बना दिया जाए। तो हम प्रशासन से और शासन से कहते हैं कि जल्द से जल्द इनका 4600 करने की कृपा करें। अभी हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदोन्नति इनकी है। हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बहुत से ऐसे भाई हैं जो क्लर्कियल का काम 28 साल से 25 साल से 30 साल से करवा रहे हैं उनसे, लेकिन अब वो अपने प्रमोशन की बात कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं आपका अधिकार नहीं है। क्यों? हमारी ये 4 प्रमुख मांगे हैं और हमारी ये जब तक 4 प्रमुख मांगे पूर्ण नहीं होती है हम जो है हड़ताल नहीं खत्म करें। चौथे चरण का पहला दिन है जिसमें हमारा संपूर्ण कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले हमारा वेतन का मुद्दा चल रहा है। 2015 से हम सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय के अंदर आने के बाद प्रत्येक वर्ष 4-5 महीने के बाद ही हम वेतन से जूझते हैं, जिसमें 3 माह हो गए इस समय हमारे को वेतन नहीं दिया गया, वेतन में विलंब हो रहा है। सभी विभागों में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार सभी विभागों में पदोन्नति हो चुकी है, मगर यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी लिपि संवर्ग को अभी तक छोड़ा गया है। कोई पदोन्नति, हाल ही में इन्होंने कुछ पदोन्नतियां अभी करी है। हमारा आंदोलन यथावत अभी तक जारी है और अगर हमारी समस्या को बहुत गहनता से अगर नहीं सुना जाता तो हम और कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तो निश्चित रूप से हमारे को उग्र रूप से आंदोलन होगा। बेशक हमारे को तालाबंदी भी करनी पड़े, हम तालाबंदी भी करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।